ये महसूस करना अत्यंत कठिन है कि मैं इतने वर्षों से यहाँ हूँ। 40 गर्मियाँ, बरसातें, सर्दियाँ और हिमालय के वसंत। क्योंकि जब मैं पीछे मुड़कर उस समय के बारे में सोचता हूँ जब मैं यहाँ पहली बार आया था, तो लगता है जैसे वो कल ही की बात हो। यही बात हर चीज का सार है। समय गुजरता है और फिर वो नहीं गुजरता। लोग आते और जाते हैं, पर पहाड़ अपनी ही जगह पर स्थित रहते हैं। पर्वत स्थायी रहने वाली चीज है, वो अडिग हैं, वो हिलते डुलते नहीं हैं। उनकी खनिज संपदा पाने के लिए आप विस्फोट कर उनमें छोटे छोटे छेद अवश्य कर सकते हैं, या उनके ऊपर आच्छादित पेड़ों और पत्तियों को हटा जरूर सकते हैं, या उनके झरनों को बांध सकते हैं, उनकी धारा की दिशा बदल सकते हैं, या फिर सुरंगें, सड़क व पुल बना सकते हैं। पर चाहे मनुष्य कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, वो उन पहाड़ों को हटा नहीं सकते। मुझे उनकी यही चीज अच्छी लगती है, वो हमेशा कायम रहते हैं। मुझे ये सोचना अच्छा लगता है कि मैं इस पर्वत का एक हिस्सा बन गया हूँ। यहाँ इतने लंबे समय से रहने के कारण, खास तौर पर इस श्रृंखला का मैं पेड़ों, जंगली फूलों, यहाँ तक कि इन चट्टानों के साथ, जो इसका एक अभिन्न हिस्सा है, एक संबंध कायम करने में सफल हो पाया हूँ। कल झुटपुटे के समय जब मैं बलूत की पत्तियों की छतरी के नीचे से गुजर रहा था, तो मुझे महसूस हुआ कि मैं जंगल का ही एक हिस्सा हूँ। मैंने बाह फैलाते एक पुराने पेड़ को छुआ और जैसे ही मुड़ा, उसकी पत्तियों ने मेरे चेहरे को सहलाया, मानो वो मेरी उपस्थिति को महसूस कर रही हो। एक दिन मैंने सोचा, अगर हम इन विशालकाय पेड़ों को बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, उन्हें काटेंगे या उनके नन्हे पेड़ों को नष्ट कर देंगे, तो वो अपने को वहां से अलग कर कहीं दूर चले जाएंगे। सारा जंगल चला जाएगा, अगली पहाड़ी पर, उससे अगली पहाड़ी पर, मनुष्य की पहुंच से बहुत दूर। वर्षों से मैं कई जंगलों व हरे भरे मैदानों को घटते व लुप्त होते देख रहा हूं। अब तो इसका कड़ा विरोध होता है। पर्यावरणविद बनना अचानक फैशन हो गया है, और ये ठीक भी है। शायद जो थोड़े से पेड़ बचे हैं, उन्हें अभी भी बचाया जा सकता है। भूसंपत्तियों के मालिकों पर रोक लगाकर ऐसा किया जा सकता है, जो अपने हाथ पैर हर जगह फैला रहे हैं। कई महान लेखकों, कोनरेड, मेलवाइल, स्टीवेंसन, मैसफील्ड ने समुद्र पर बहुत कुछ लिखा है, पर मैं ऐसे किसी को भी विशिष्ट वर्ग में नहीं रख सकता जिसने पर्वतों को ही अपने लेखन का विषय बनाया हो। पर्वतों के लिए सही भावना पाने के लिए मुझे पुराने चीन के ताओवादी कवियों को पढ़ना चाहिए। किपलिंग कभी कभी पहाड़ियों की चर्चा करते थे, पर हिमालय किसी भी यादगार भारतीय साहित्य में दिखाई नहीं देता, कम से कम आधुनिक समय में तो नहीं। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जीविकोपार्जन के लिए लेखकों को मैदान में रहना पड़ता है। पहाड़ पर रहने वाले लोगों को अपनी बेजान चूर्ण जैसी मिट्टी से जीविका उपजाने के लिए उसे उपजाऊ बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। जहां तक पर्वतारोहियों का सवाल है, वो एक चोटी पर चढ़ते हैं, फिर दूसरी चोटी की तलाश में निकल पड़ते हैं, पर वो पहाड़ों पर रहते नहीं हैं। लेकिन एक लेखक के रूप में मेरे लिए पर्वत हमेशा ही दयालु रहे हैं। वो शुरू से ही मेरे प्रति दयालु रहे हैं, तब से जब मैंने दिल्ली की नौकरी छोड़ पहाड़ी स्थल के बाहरी हिस्से में एक छोटी सी कॉटेज किराए पर ली थी। आज अधिकांश पर्वतीय स्थल अमीर व्यक्तियों के क्रीड़ा स्थली बन चुके हैं, पर 25 वर्ष पहले वो ऐसे स्थान थे जहां कम आय वाले लोग भी आराम से रह सकते थे। उस समय बहुत कम कारें थी और हर कोई पैदल चलता था। वो कॉटेज बलूत व मेपल के जंगल के किनारे पर स्थित थी, और मैंने उसमें 8 या 9 वर्ष बिताए, जिसमें से अधिकांश बच्चों के लिए कहानियां, निबंध, कविताएं व किताबें लिख कर बिताए। बहुत सुखद वर्ष थे। पहाड़ियों पर रहना शुरू करने के बाद ही मैंने बच्चों के लिए लिखना आरंभ किया था।
मुझे लगता है कि इसका संबंध प्रेम के बच्चों के कारण हुआ था। प्रेम युवा लड़का था। जब वो पौड़ी गढ़वाल के रुद्रप्रयाग के पास स्थित एक गांव से नया नया मेरे पास काम करने के लिए आया था। अपने इलाके के अधिकतर युवाओं की तुलना में वो कहीं अधिक लंबा व गहरी रंगत का था। हालांकि उन दिनों गांव के स्कूल केवल प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित थे, पर पढ़ने में उसकी गहन रुचि थी और अंकों का भी अच्छा ज्ञान था। मेरे साथ कई वर्ष गुजारने के बाद वो विवाह कराने घर गया और फिर उसने तथा उसकी पत्नी चंद्रा ने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली और मैं बिजली के फ्यूजों, बंद टंकियों, लीक करते गैस सिलेंडरों, फटी हुई पानी की पाइपों, टीन के छतों जो तूफान आने पर उड़ जाती थी और भारत के पर्वतीय स्थलों के अपना काम स्वयं करने वाली दुनिया में असहाय सा हो गया। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो उन्होंने एक लेखक के लिए लिखना संभव बनाया। जब मैं बीमार हुआ तो उन्होंने मेरी सेवा की और एक परिवार के होने का मुझे एहसास कराया, जिसका मुझे बचपन से ही कोई अनुभव नहीं था। उनके बेटे राकेश, मुकेश और बेटी सावित्री मेपलवुड कॉटेज और फिर अन्य घरों व कॉटेजों में जहां जहां भी हम गए पले बढ़े। मैं उनके लिए एक दत्तक दादा बन गया। राकेश के लिए मैंने चेरी के पेड़ के बारे में एक कहानी लिखी। राकेश के विकास में दिक्कत आ रही थी। वो बचपन से ही बहुत कमजोर था। मुकेश, जिसे उथल पुथल मचाने में बहुत मजा आता था, मैंने भूकंप पर एक कहानी लिखी और उसके बारे में उसमें लिखा। और सावित्री के लिए तो मैंने ढेर सारे गीत और कविताएं लिखी। कई बार लिखने के लिए विषयों की कमी पड़ जाती है। पहाड़ी के नीचे एक झरना था और उसने मुझे छोटे जानवरों, जंगली फूलों, चिड़ियों, पेड़ों, कीड़ों, झाड़ियों आदि के रूप में कई विषय दिए। पास के गांवों पर लिखना भी रुचिकर विषय था। ऐसे ही पुराने घर और लांडूर और मसूरी पर्वतीय स्थलों के परिवार भी थे। पर्वतों और तीर्थ यात्रियों के रास्तों व पगडंडियों पर मैं निकल जाता और कई बार सड़क पर बनी चाय की दुकान या गांव के स्कूल में ही सो जाता। दुख की बात तो ये है कि आज भी कई गांवों में प्राथमिक चिकित्सा व शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। पहाड़ी पर कौन जाता है? उसकी मां के पास जाओ, ऐसा किपलिंग ने किम में लिखा है, जो कई बार बिल्कुल सही लगता है। पहाड़ी में रहना मजबूत छाती वालों का काम है, जिस पर कभी कभी मुझे गर्व होता है, लेकिन ये हमेशा मां की तरह आरामदायक होता है। और जब भी मैं कहीं गया, घर लौटना मुझे उससे ज्यादा भावनात्मक और आत्मीय लगा। परिणामतः दूर जाना लगातार मेरे लिए कठिन होता गया। एक बार जब पर्वत आपके खून में समा जाए तो उनसे कहीं दूर रहना मुश्किल हो जाता है। जीवन में हमेशा खुशहाली रहे ऐसा संभव नहीं है। 2 साल के सुरेश, जो राकेश से छोटा और मुकेश से बड़ा था, की मृत्यु टिटनेस से हो गई। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था और इसी दौरान पैसों की भी तंगी हो गई थी। स्वतंत्र लेखन कई बार बहुत ही निरुत्साहित कर देता है और मैं दूसरों की तरह कभी भी एक घर खरीदने लायक पैसे नहीं जुटा पाया। संपादकीय के दरवाजे बंद हो गए थे, लेकिन तुरंत ही किसी चमत्कार की तरह मेरे लिए एक दरवाजा और खुल गया था। मैं शायद लंदन, हांगकांग या मुंबई में भी ज्यादा बेहतर ढंग से धन कमा सकता था, लेकिन अगर मुझे अवसर मिलता तो भी मैं इससे कुछ अलग हटकर नहीं करता। जब आपको लोगों से प्यार मिलता है और वो स्वतंत्रता मिलती है जो केवल पर्वत ही दे सकते हैं, तो आप स्वर्ग की सीमा के बहुत ही नजदीक पहुंच जाते हैं। और अब राकेश और बीना के 3 प्यारे बच्चे हैं और मुकेश और विनीता के 2 छोटे नटखट बच्चे।